नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वर्ष 2026 कन्या के लिए। वार्षिक राशिफल हमेशा ही बनाना बहुत जटिल होता है, क्योंकि एक साल बहुत बड़ा कालखंड होता है। यहाँ तो एक महीने में इतने ग्रह गोचर कर जाते हैं, चंद्रमा हर 2.5 दिन में गोचर करते हैं, कई ग्रह बीच में वक्री होते हैं, कई युतियाँ होती हैं, तो उन सब पर विशेष तौर से नज़र डालना तो वार्षिक राशिफल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक बृहद लेवल पर, एक मैक्रो लेवल पर अवश्य वार्षिक राशिफल आना चाहिए, ताकि बड़े ग्रहों के गोचर किस प्रकार के हैं, कहाँ कुछ महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं, ताकि एक मैक्रो लेवल पर व्यक्ति को गाइडेंस मिल जाए कि हाँ, ये मेरा वर्ष किस साइड जा रहा है। इसीलिए वार्षिक राशिफल की महत्वता है। और हमेशा की तरह आपके लिए राशिफल उपयोगी हो, कि कुछ भी ना बना दिया जाए, मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है। सबसे पहले हम धन की चर्चा करेंगे। धन के योग, संयोग, कौन से कालखंड हैं, अपॉर्चुनिटी, संभावनाएं कैसी हैं इस वर्ष में, क्या क्या पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, करियर, व्यवसाय, विवाह के योग, संतान के योग, लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, कुछ चेतावनियां, सेहत और स्टूडेंट्स। और उपाय के दृष्टिकोण से चार खंड होंगे इसमें। कुछ सामान्य उपाय, कुछ सेहत के लिए उपाय, धन, करियर आदि के लिए उपाय और मैरिड लाइफ, लव लाइफ के लिए उपाय। आशा करता हूं कि जिस औचित्य से वीडियो बना रहा हूं कि एक मैक्रो लेवल पर आपको गाइडेंस मिले, वो परिपूर्ण होगी। लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी यदि कन्या है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते। जहां से आपको ज़्यादा सूट और रेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के साथ, यानी कि धन। धन है तो सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होता है, ये सत्यता है। अगर बृहद लेवल पर बात करें, बृहस्पति इस वर्ष कई एरियाज में आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। ठीक है, आपके बाधकेश हैं, लेकिन वो एक तत्व है, ऐसा नहीं कि वो अपनी बाकी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का 2 जून को आपके लाभ स्थान में आना बहुत परिपूर्ण धन योग बनाएगा। और उससे पहले भी वो आपके धन स्थान को देख रहे होंगे। हाँ, वक्री रहेंगे मार्च तक, लेकिन ये वर्ष देवगुरु बृहस्पति के कारण धन के रूप में तो आपका बहुत शुभ दिख रहा है। अब कुछ कालखंडों से स्टार्ट करते हैं जहां पे धन के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। सबसे पहला जनवरी के मध्य से, जब उच्च के मंगल पंचम भाव में होंगे। क्यों मंगल की विशेषता है? लक्ष्मी भाव के स्वामी, लक्ष्मी भाव में है और उच्च के हो गए, तो पंचम भाव में लक्ष्मी स्थान में कोई उच्च का ग्रह है, यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति। और इनको बहुत सारे ग्रह ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे शुक्र भी होंगे, सूर्य भी आ जाएंगे। शुक्र 13 जनवरी को, सूर्य 14 जनवरी को, बुध 17 जनवरी को। तो पंचम भाव में इतने सारे ग्रह, जिसमें से एक ग्रह उच्च का है, शुक्र हैं जो आपके धनेश हैं और लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, और खुद बुध जो लग्नेश हैं। तो ये सारे ग्रह जब लाभ स्थानों को भी देखेंगे तो ये अपने आप में बता रहा है कि जनवरी के मध्य से फरवरी के मध्य, इसी कालखंड में आपको बहुत बड़े धन का लाभ प्राप्त होने वाला है। अगला योग बनेगा मार्च में, 2 मार्च से 26 मार्च। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे शुक्र उच्च के हो रहे हैं। शुक्र वैसे ही लक्ष्मी के कारक हैं, उच्च के हो रहे हैं और आपके लग्न भाव को देख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा है। वो लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, शनि के साथ बैठे हैं जो लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं। तो उनका भी, दोनों का लग्न को देखना, दोनों का राजयोग बनाना, पंच महापुरुष योग मालव्य नाम का बनाना, ये समय तो आपका बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों के प्रमोशंस हो सकते हैं, पैसा बढ़ेगा, बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स जो आपने की थी उससे लाभ मिलेगा, कुछ रुका हुआ धन यहाँ पे आ सकता है।
और धन कमाने के नए सोर्सेस अचानक से खुल सकते हैं। इसके बाद 11 मार्च से क्या होगा, कोई ग्रह परिवर्तन तो नहीं हो रहा इस दिन, लेकिन बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। अब क्योंकि वो 2 केंद्रों के स्वामी हैं और एक केंद्र में ही बैठे हैं, तो कई पेमेंट्स अटक रही होंगी, पैसों के काम अटक रहे होंगे। एज वेल वो धन स्थान को भी देख रहे हैं, वक्री थे तो पैसों को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे अचानक से आपके पैसों के कई काम बनना शुरू हो जाएंगे, बहुत वृद्धि धन में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद 19 अप्रैल से 14 मई, ये समय क्यों विशेष है, यहाँ पे शुक्र जो आपके धन स्थान के स्वामी भी हैं और खुद लक्ष्मी के कारक हैं, वो लक्ष्मी भाव में ही आ जाएंगे। ये भाग्य योग भी बन रहा है, लक्ष्मी योग भी बन रहा है, धन योग भी बन रहा है। ये टाइम धन के बढ़ने का योग है, मतलब कि धन से धन कमाना, ये उन लोगों के लिए बहुत विशेष रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ ये जो दोनों भाव होते हैं लक्ष्मी स्थान, ये डायरेक्टली पैसा नहीं देते पर धन कमाने के लिए रास्ते खोलते हैं। तो ये वो टाइम है जब, जैसे मैंने कहा, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। अब ये सत्यता है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा पैसा उससे कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप 5 लाख एफडी में डाल दीजिए, आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपके पास 5 करोड़ है, आप एफडी में डाल दीजिए, आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो तो है ही, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। कुछ लोग हैं जो उसको तोड़कर आगे बढ़ते हैं, पर वो बहुत कम लोग होते हैं। तो ये समय है पैसे से पैसे कमाने का योग आपका बन रहा है। इसके बाद गुरु, देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में आपके आ जाएंगे 2 जून को। अब यहां से तो आपका योग बहुत अच्छा है धन का। लाभ स्थान में एक ग्रह उच्च का हो गया, उसको स्थान बल मिल गया। और वो ग्रह कौन है, भाग्य का कारक गुरु, धन का कारक देवगुरु बृहस्पति। ये समय तो ऐसा है कि अब ये 10वें से दूसरा भाव है करियर में वृद्धि, यहां से सप्तम को देखेंगे बिजनेस में धन का लाभ। और जब देवगुरु बृहस्पति 11वें घर में आते हैं तो कई गुना एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपकी थोड़ी सी भी ऐसी अंतरदशा है ना जिसका आपके धन से कुछ योग है, लेट्स से कि आपकी अंतरदशा शुक्र की ही चल रही है, गुरु की ही चल रही है, इवन शनि की चल रही है क्योंकि पंचमेश है, या आपकी कुंडली में इंदु लग्न के स्वामी की चल रही है, और भी कुछ बहुत योग होते हैं ऐसे, तो ये समय आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत श्रेष्ठ जाएगा। धन की वृद्धि यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है। स्पेशली अगर थोड़ा सा कुंडली सपोर्ट कर दे तो फिर बहुत अच्छा टाइम। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु यहीं पे रहेंगे। इसी के बीच में एक बहुत अच्छा संयोग बनेगा जब शुक्र इनको ज्वाइन करेंगे। तो देव गुरु और दैत्य गुरु हैं तो दोनों ही गुरु, दोनों साथ में, एक धन के कारक एक लक्ष्मी के कारक। लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी बहुत बड़ी चीज है, धन तो धन है। अब शुक्र को लक्ष्मी कहते हैं, और लक्ष्मी का एक स्वरूप धन लक्ष्मी होता है, लेकिन लक्ष्मी के कई स्वरूप होते हैं। इसलिए जब हम शुक्र की बात करते हैं ना, हम केवल धन की बात नहीं करते, वहां पे प्रॉस्पेरिटी, लग्जरीज, लाइफस्टाइल, एंजॉय। भाई पैसा है आपके पास, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे। कई लोग हैं बड़े बड़े घर लिए हुए हैं, 2-2 करोड़ के, 10-10 करोड़ के, 15-15 करोड़ के, ईएमआई भर रहे हैं, पैसा आ रहा है, उनके पास टाइम नहीं है। एक बड़े से सोसाइटी में रहते हैं, जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, टाइम नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, उनके बृहस्पति अच्छे हो सकते हैं, अच्छे धन योग हो सकते हैं, पर शुक्र अगर अच्छे नहीं है ना, वो इंजॉय नहीं कर सकते। आपके धन को इंजॉय या उसका लुत्फ उठाने के लिए अगर कोई ग्रह रिस्पॉन्सिबल है तो केवल शुक्र और राहु, वरना जिनके शुक्र राहु अच्छे नहीं होते वो पैसा कितना कमा ले, उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती पैसा खर्च करने की। ये वो टाइम है जब आप पैसा खर्च भी करेंगे, कमाएंगे भी, और अपने जीवन को और भी बृहत बना सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज करने वाला योग है। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर, अब ये कोई स्पेशल धन योग नहीं बन रहा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नीच भंग बनेगा 11वें घर में, इसकी विशेषता क्या है, पहला तो कोई पैसा रुका हुआ था आपका, वो आ सकता है। अष्टमेश है मंगल, तो अचानक से धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति से कुछ धन आदि, वसीयत आदि से धन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते थे, लेट्स से आप बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कुछ और नया करूं, या बिजनेस स्टार्ट ही करना है, या फिर करियर में मेजर चेंज करना कि भाई रिस्क लेना है थोड़ा सा, तो ये वो समय है नीच भंग के द्वारा, क्योंकि ये लाभ स्थान में है। यानी कि लाभ कमाने के लिए जो भी
ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे उनको खत्म करने का योग है। 1 अगस्त से 2 सितंबर शुक्र जो है वो आपके लग्न भाव में रहेंगे। तो क्योंकि आपके धनेश हैं, लक्ष्मी के कारक हैं और भाग्येश भी है, तो भले ही नीच के हैं, मैं हमेशा कहता हूँ नीच का ग्रह अनकंफर्टेबल होता है, बुरा नहीं होता। तो यहाँ पे पैसा बरसेगा। और 2 सितंबर से 6 नवंबर और 6 नवंबर से 22 नवंबर, सॉरी 2 सितंबर से 6 नवंबर, फिर करीबन 22 नवंबर से साल के अंत तक यहाँ पे शुक्र आपके दूसरे घर में रहेंगे। बीच में वक्री होकर पतित हो जाएंगे, लेकिन दूसरे घर में इस पीरियड में रहेंगे। पहले 2 सितंबर से 6 नवंबर, फिर 22 नवंबर से साल के अंत तक। तो यहाँ पे भी आपके धन के योग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि धनेश और लक्ष्मी भाव का स्वामी धन स्थान में होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना, नए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन, और प्रॉपर्टी से कुछ बेच के लाभ वगैरह कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग है। तो धन के रूप में तो ये बहुत अच्छा वर्ष दिख रहा है कन्या के लिए। इस वर्ष का लाभ जितना हो सके उतना उठाइए। अब चलते हैं अपॉर्चुनिटीज की तरफ। क्या ये वर्ष अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है? बहुत अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति का ही लाभ स्थान में आना, वो भी 12 साल बाद उच्च का होना। ऑब्वियसली जब भी आपके लाभ स्थान में आएंगे तो उच्च के होंगे ही। ये जीवन में असीम संभावनाएं खोलता है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। और राहु भी, ये मैं केवल अभी मैक्रो लेवल पर बता रहा हूं, राहु भी साल के अंत में आपके लग्न को देखेंगे पंचम में आके। तो ये वर्ष जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके लिए बहुत असीमित संभावनाएं खोलने वाला वर्ष होगा। कुछ कालखंडों की बात करते हैं। पहले तो आपके चौथे भाव में वर्ष के शुरू में ही बहुत सारे ग्रह होंगे, मंगल, शुक्र, सूर्य। तो चौथे घर में इतने सारे ग्रहों का होना आपके लिए प्रॉपर्टी आदि का लाभ देकर जा सकता है। यहाँ पे मंगल भी होंगे, सूर्य भी होंगे, तो प्रॉपर्टी बेचना है क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी रेंट आउट करना है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी में बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो साल का शुरुआती भाग ही बहुत अच्छा है। इसके बाद आपके छठे भाव में अंगारक योग बनेगा मंगल और राहु द्वारा। छठे घर का अंगारक दोष बहुत अच्छा होता है। अब ये किस चीज़ के लिए अच्छा? आपके करियर में उत्थान के लिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत चल रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रही, आप चीज़ों को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे, शत्रु हंता योग है, आपके कोई भी शत्रु हो उनका नाश करेगा ये। और लीगल केसेस में तो ये सफलता का योग बन जाता है। मैं कई बार कहता हूँ शनि बृहस्पति कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे, मंगल राहु जिताएंगे। तो अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है और इस टाइम पे, क्योंकि अब लीगल केस में हमारे हाथ में नहीं होता, वो तो कोर्ट में डेट वगैरह पड़ती है, लेकिन अगर 23 फरवरी से 2 अप्रैल इस बीच में आपके कोई डेट पड़ती है कोर्ट केस की, बहुत अच्छा योग है। ये वो टाइम है आप अपने शत्रुओं पर हावी रह पाएंगे, किसी भी एरिया में हो, बिजनेस हो, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो। और छठे घर के मंगल राहु कभी कभी हेल्थ के डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं। कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, इलाज नहीं मिल पा रहा था, यहाँ पे आपको इलाज और लाभ दोनों मिलेंगे। इसके बाद आपके 2 मार्च से 26 मार्च शुक्र आपके सप्तम भाव में होंगे और वो आपके भाग्येश हैं और उच्च के हो जाएंगे। तो उनका उच्च का होना और उनका पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठना, यानी कि शनि, तो 2 लक्ष्मी भाव के स्वामी और 2 त्रिकोण के स्वामी लग्न को देखेंगे। भाग्यपूर्ण समय रहेगा। पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, विवाह, हर चीज के लिए समय अच्छा है। विवाह के योग बहुत अच्छे बनते हैं, मैं बताऊंगा आगे भी इसके बारे में जब उस सेक्शन पे आएंगे। 11 मार्च से 2 जून ये पीरियड क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, वक्री चल रहे थे और वो सप्तमेश हैं, चतुर्थेश हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए अच्छा टाइम है। कोई प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, विवाह नहीं हो पा रहा था, और क्योंकि यहाँ पे शनि और गुरु दोनों मिलकर 10 से चौथे घर को देखेंगे, तो फिर से कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करना और करियर में रिकॉग्निशन, सबका योग बन जाता है। ये पीरियड है जहाँ पे आप अपने आप को इमोशनली भी थोड़ा सा स्ट्रांग पाएंगे। उसके बाद चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि जुलाई में शनि वक्री हो जाएंगे और जो गुरु का भी प्रभाव हट जाएगा। लेकिन ये पीरियड है अपने आप को इमोशनली स्ट्रेंथन अप करने के लिए। 19 अप्रैल से 14 मई ये पीरियड क्यों विशेष है? यहाँ पे आपके भाग्येश ही भाग्य स्थान में होंगे, यानी कि शुक्र।
जब भाग्य साथ देता है तो बड़े बड़े काम बनते हैं, भाग्य साथ नहीं देता कितनी भी मेहनत करने लग जाइए, करते रहिए, नहीं होता। ये सब जो लोग जीवन जी चुके हैं ना, 35-40 के हो चुके हैं, उनको उनसे आप पूछिए कि भाग्य होता है कि नहीं होता। जो नए बच्चे होते हैं, हम भी उस उम्र से गए, हमें लगता था कुछ नहीं होता, सब चेंज कर लेंगे, लेकिन ज्योतिष भी यही समझाती है, जीवन भी यही समझाता है कि बहुत चीज़ें प्रारब्ध का हिस्सा होती है, भाग्य का हिस्सा होती है। तो यहाँ पे भाग्य आपका भरपूर साथ देने वाला है। ये बहुत अच्छा धन योग, लक्ष्मी योग और भाग्य सौभाग्यशाली योग है। आप देखेंगे इस 1 महीने के कालखंड में आपके कई काम पूर्ण होंगे। 14 मई से 8 जून ये क्यों इंपॉर्टेंट टाइम है? क्योंकि यहाँ पे शुक्र और गुरु, खैर गुरु 2 जून को निकल जाएंगे आगे, लेकिन 2 गुरुओं का, एक दैत्य गुरु तो एक देव गुरु, उनका 10वें भाव में संयोग, जिसमें से बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी है, शुक्र भाग्य स्थान के स्वामी। तो फिर से प्रॉपर्टी, घर में वृद्धि, विवाह, प्रमोशन, पद प्राप्ति, अथॉरिटी, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, धन की वृद्धि, अपॉर्चुनिटीज इन करियर, अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस, हर चीज में आपको यहां पे लाभ मिलेगा। इसके बाद 2 जून को तो बृहस्पति आगे चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा, बृहस्पति तो इस वर्ष के आपके पालनहार हैं, क्योंकि 12 वर्ष बाद लाभ स्थान में जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। यहां से तो आपको असीमित संभावनाएं आपके लिए खुलने वाली है। जिस एरिया में आपको बढ़ना है ना, आप स्टूडेंट हैं, आप गृहिणी हैं, कई बार गृहिणी पूछती हैं कि हमारे लिए बताओ कुछ अलग से। मैंने कहा देखिए, बाकी चीज़ें जो गृहिणी के लिए ही होती है, अगर करियर बिजनेस को छोड़ दें, हेल्थ है, जनरल प्रिडिक्शन है, वो सब गृहिणियों पे एप्लीकेबल होती है। ये वो टाइम है अगर आप गृहिणी हैं और आप कुछ अलग करना चाहती है। वैसे भी जो गृहिणी होती है उनके पास अपना ही इतना बड़ा काम होता है, कोई छोटा काम नहीं होता घर को संभालना, पर ठीक है, वो एक आकांक्षा रहती है कि कुछ और करें, तो उनके लिए अपना नया बिजनेस या अपना कुछ काम करने का योग बनता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत अच्छा योग है, उसकी कुछ सीखने के लिए, स्किल्स के लिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा योग है, और हर तरह से वृद्धि जीवन में बहुत अच्छा योग है। और फिर इसके बाद 31 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक, अब ये हो सकता है भौतिक रूप से बहुत अच्छा कोई योग नहीं दिख रहा, थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी इसके कारण, पर गुरु और केतु का 12वें घर में आना ये गलतियां सुधारने का, समझने का मौका है। इस साल का अंत है तो ये रिकंस्ट्रक्शन, अपने जीवन के रिकंस्ट्रक्शन, री इवैल्यूएशन, रिसरेक्शन, अपने जीवन के गलतियों को समझ के एक नया अपने लिए जीवन स्टार्ट करना, उसका योग आपका वर्ष के एकदम अंत में बनेगा। तो ये वर्ष काफी अच्छा है, जिसमें भरपूर अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ये ऐसा वर्ष है जहां पे आप एक्सेप्ट कर पाएंगे अपनी गलतियों को और चेंज कर पाएंगे, ऊर्जा भरपूर रहेगी, अपने जीवन को रिफ्रेम करने का मौका मिलेगा। धन के तो बहुत अच्छे योग हैं, भाग्य साथ देगा, और आप उन लोगों से भी दूर होना शुरू हो जाएंगे जो आपके जीवन में कुछ ऐड नहीं करते। जो आपने सेक्रीफाइसेस दिए हैं अपने लिए, अपनों के लिए, वो काम आएंगे। ये एक ऐसा वर्ष है जब फ्लो ऑफ वर्क, फ्लो ऑफ मनी काफी अच्छा रहेगा, स्पेशली मध्य भाग के बाद। गाइडेंस बहुत प्राप्त होगी, दुख कम होंगे, और कहीं ना कहीं एक लिबरेशन की, एक सरेंडर का भावना आता है, जब हमें लगता है कि अब हम भगवान के अधीन हैं, हमारे ऊपर भगवान का हाथ है। वो एक ट्रू सरेंडर की भावना होती है, जब हमें लगता है हाँ, हमारे ऊपर भगवान का हाथ है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। ये ऐसा ही वर्ष है आपके लिए, बहुत अच्छा वर्ष है, इसका लाभ उठाइए। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा है, कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी होंगे, बताऊंगा मैं, लेकिन अच्छा वर्ष है। इनिशियल पीरियड 11 मार्च तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें काफ़ी बेटर होंगी। और 2 जून के बाद तो जब वो 11वें भाव में जाएंगे, फिर तो बृहत और एक बड़ा एकदम एक्सपेंशन का आपको मौका मिलेगा। पहला जो प्रमुख योग होगा वो होगा आपके 23 फरवरी से 2 अप्रैल। मंगल आपके 6ठे भाव में होंगे, तो यहाँ पे अंगारक दोष बन रहा है। अब ये अच्छा क्यों है, अंगारक योग भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये 6ठे भाव में है और करियर से संबंध रखता है भाव, क्योंकि मंगल 10वें से 11वें के स्वामी हैं,
और राहु के साथ बैठे हैं, ये राहु 10वें घर को देख रहे हैं। करियर में एक तो जॉब चेंज, स्पेशली विदेश में अगर जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा योग है। एमएनसी आदि में काम करते हैं, बहुत अच्छा योग है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी करियर में, कोई दिक्कत आ रही थी, कोई परेशानी आ रही थी, कुछ सॉल्व नहीं कर पाए थे, सीख नहीं पा रहे थे, प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, दुश्मन बढ़ गए थे, सबके इलाज के लिए ये योग जो है आपका बहुत अच्छा है। इसके बाद शुक्र 7वें भाव में आपके आएंगे 2 मार्च से 26 मार्च। ये क्यों इंपॉर्टेंट टाइम है? क्योंकि यहाँ पे शुक्र एक तो धनेश है, लक्ष्मी भाव के स्वामी है, और 10वें से 12वें के, तो कुछ लोगों का यहाँ पे ट्रांसफर के साथ प्रमोशन हो सकता है। शुक्र उच्च के हैं और शनि जो कारक हैं जॉब के, उनके साथ बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद गुरु मार्गी हो जाएंगे कब? 11 मार्च को। तो यहाँ से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी करियर में वो सॉल्व होना शुरू होंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लय बढ़ेगी, एक रिदम आपके करियर में वापस आएगा। 19 अप्रैल से 14 मई ये इंपॉर्टेंट टाइम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपके 9वें भाव में स्वराशि के हो जाएंगे। जिन लोगों को करियर में ट्रांसफर्स चाहिए, आप डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो या लेट्स से आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, आपको किसी सिटी में ट्रांसफर चाहिए, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको कई बार ये चाहिए होता है कि भाई किसी ऐसी जगह पे जॉब लग जाए जहाँ पे घर पास में हो, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा समय होगा। आपको ट्रांसफ़र आदि में हेल्प यहाँ पे बहुत मिलेगी। और इसके बाद 14 मई से 2 जून, ये तो जैसे मैंने कहा कि आपके 14 मई से 2 जून यहाँ पे शुक्र और गुरु आपके 10वें घर में होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गुरु जो है वो आपके सप्तमेश हैं और 10वें से सप्तम के स्वामी हैं, और यहाँ पे 10वें भाव में 2 गुरु हैं, एक देवगुरु बृहस्पति और एक दैत्य गुरु बृहस्पति। ये बहुत अच्छा टाइम है, प्रमोशन तो होंगी ही, यहाँ पे आपको करियर में बहुत कुछ सीखने का टाइम मिलेगा और धन की वृद्धि होगी, क्योंकि धन स्थान के स्वामी शुक्र और धन के कारक भावेश और कारक साथ में बैठे। यहाँ पे कुछ मैसिव इंप्रूवमेंट आपको 14 मई से 2 जून के बाद बीच में शुक्र और गुरु की युति के कारण मिल सकती है। पैसा यहाँ पे बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर 2 जून से 31 अक्टूबर, ये तो मैं समझा ही चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा बात करते हैं, क्योंकि गुरु 11वें घर में उच्च के हो जाएंगे। 11वां भाव इनकम का है, लाभ का है, तो डेफिनेटली उसका करियर से संबंध बन जाता है। अब आप बिजनेस भी करते हैं तो भी लाभ स्थान का कनेक्शन रहेगा, दूसरे घर का कनेक्शन रहेगा। आप अगर जॉब भी करते हैं तो भी लाभ स्थान और दूसरे घर का कनेक्शन तो रहेगा ही, क्योंकि अगर आप लेट्स से जॉब करें तो पैसा कमाने के लिए, अब भाई किसी के पास बहुत पैसा है, जॉब क्यों करेगा? वो तो कुछ और करेगा, नहीं करेगा। अब आप इतना पैसा है आपके पास, आप जॉब क्यों करेंगे? सेम गोज विद बिजनेस। बिजनेस भी आप भाई मेहनत व्यक्ति तभी करता है पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पे पैसे से संबंधित चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही है, तो करियर में वृद्धि होगी। और क्योंकि ये गुरु सप्तम को देखेंगे, प्रमोशन के बहुत सुंदर चांसेस है, बहुत सुंदर। 2 जून से 31 अक्टूबर देवगुरु बृहस्पति के कारण बहुत अच्छे प्रमोशन के योग और करियर की वृद्धि के योग हैं। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर ये इंपॉर्टेंट टाइम क्यों है? 18 सितंबर से 31 अक्टूबर नीच भंग बनेगा। अब कहाँ पे बन रहा है नीच भंग? 11वें घर में। ये कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे, ये पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मंगल नीच भंग बनाते हुए 6ठे घर को देखेंगे। कोई आपको बड़ा ट्रांसफर या लेट्स से कि आपको अपने करियर में रोल ही चेंज करना है, कि भाई आप चाहते हैं कि प्रोफाइल ही मेरा चेंज हो जाए, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने का भी आपको मौका मिल सकता है, जॉब चेंज का बहुत सुंदर मौका मिलेगा, और स्किल एनहेंसमेंट का टाइम है। यहाँ पे आप अपने शत्रुओं पर बहुत हावी रहेंगे। और इसके बाद 6 सितंबर से 26 सितंबर से 6 नवंबर, 26 सितंबर से 6 नवंबर और 22 नवंबर से साल के अंत तक यहाँ पे शुक्र आपके धन स्थान में 2 बार आएंगे। पहले 26 सितंबर से 6 नवंबर तक यहीं पे रहेंगे, फिर पतित हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, उस पर मैं बाद में आऊँगा। हेल्थ वेल्थ पे उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन फिर दोबारा 22 नवंबर से साल के अंत तक वो आपके धन स्थान में रहेंगे, यानी कि साल के अंत में भी प्रमोशन और धन की वृद्धि के बहुत सुंदर योग आपके बन रहे हैं। अब केयरफुल कहाँ पे रहना है? जनवरी फरवरी इस पीरियड में आपके पंचम भाव में बहुत ग्रह होंगे। ये भाव 10वें से अष्टम है, और फरवरी में ग्रहण भी लग रहा है, 2 लग रहे हैं बल्कि, अच्छा 1 मार्च में लग रहा है।
एक 17 फरवरी को अर्थ त्रिकोण में लगेगा और फिर 3 मार्च को 12वें घर में। तो ये जनवरी के मध्य से मार्च के मध्य तक का टाइम, और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होंगे। ये टाइम सेंसिटिव है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, ये चीज़ें उसको और बढ़ा रही है। कुछ लोगों की जॉब यहाँ पे जा सकती है अगर कुंडली बहुत वीक है तो। इसके बाद जैसे मैंने कहा देवगुरु बृहस्पति 10वें घर में रहेंगे 11 मार्च तक, तब तक सेंसिटिव टाइम है। बुध आपके 10वें घर के स्वामी हैं और वो साल में 3 बार वक्री होंगे, 26 फरवरी से 21 मार्च, 29 जून से 24 जुलाई और 24 अक्टूबर से 13 नवंबर। क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी और लग्नेश भी हैं, ये पीरियड बहुत अच्छे नहीं जाएंगे। शुक्र वक्री होंगे 3 अक्टूबर से 14 नवंबर। इसमें वो 6 नवंबर को वापस आपके लग्न में गिर जाएंगे। ये पीरियड भी केयरफुल रहना यहाँ पे, क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण के स्वामी है और नवम के, तो बॉसेस से प्रॉब्लम, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और शनि वक्री 27 जुलाई से, क्योंकि वो लग्न को देखेंगे और 10वें से 10वें में है, तो एक स्लो डाउन, एक स्टैग्नेशन कुछ टाइम के लिए आ सकता है। तो ये पीरियड्स हैं जहाँ पे केयरफुल रहना है। कौन से एरियाज राइज करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, फाइनेंस की जॉब है, रिसर्च ओरिएंटेड जॉब है, टेक की जॉब है, कम्युनिकेशन, HR, हेल्थ, फिटनेस, मेडिकल फील्ड में है, टीचिंग, ग्राफिक डिजाइनर हैं, और कंटेंट राइटिंग का आप काम करते हैं। इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा इस वर्ष, सपोर्ट मिलेगा, अच्छे संबंध भी बनेंगे कई जगह पर कार्य क्षेत्र में जो हेल्प करेंगे। कंटेंटमेंट की भावना रखनी है, क्योंकि मिलेगा बहुत कुछ, लेकिन जल्दबाजी जहाँ पे आई तो काम बिगड़ेंगे। एक फ्लो बनाकर रखिएगा, और एक्सेप्टेंस, अगर कुछ गलत होता है उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, और कुछ सीखने की अभिलाषा है या सीखने की आवश्यकता है तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। ये ऐसा वर्ष है जहाँ पे फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ दिखेगा, बहुत सपने आपके पूर्ण होंगे, और एक प्रकार से जून से या साल के मध्य से बहुत इजीली अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगे। डिसीजंस बहुत आराम से लीजिएगा, और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव चीज़ों से सराउंडेड रखिएगा। इन सब एरियाज पर काम करेंगे, अवश्य बहुत आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं व्यापार की, बिजनेस की। बिजनेस के लिए तो ये वर्ष बहुत अच्छा है, स्पेशली देवगुरु बृहस्पति के कारण। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि लाभ स्थान में जाकर सप्तम भाव को देखेंगे, तो वहाँ से जो प्रोग्रेस है बिजनेस का वो बहुत बढ़ेगा। शुरू करते हैं कुछ प्रमुख योगों से, कुछ प्रमुख कालखंडों से। सबसे पहले जनवरी के मध्य से फरवरी के मध्य तक बहुत सारे ग्रह पंचम में होंगे। मंगल उच्च के होंगे, शुक्र भी आ जाएंगे 13 जनवरी को, बुध 17 जनवरी को, सूर्य 14 जनवरी को। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित करती हैं कि ये जो वर्ष है, शुरुआती भाग ये लाभ देगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारे ग्रह हैं ये सप्तम से लाभ में है, जिसमें से एक ग्रह उच्च का भी है, मंगल। यहाँ पे शुक्र है लक्ष्मी के कारण, कि सारे ग्रह लाभ स्थान को देखेंगे, तो वर्ष के शुरुआत में ही बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। 23 फरवरी से 2 अप्रैल यहाँ पे अंगारक योग बनेगा मंगल और राहु द्वारा। ये बिजनेस में चल रही लीगल प्रॉब्लम्स या कोई रुकावट, कोई टेक्निकल इशू आपको आ रहा था, टेक्निकल चेंजेस आपको करने थे, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2 मार्च से 26 मार्च शुक्र सप्तम में होंगे, उच्च के, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और राजयोग बना रहे हैं, और दूसरे लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ, यानी कि पैसा ही पैसा। शुक्र सप्तम से अष्टम के स्वामी, यानी कि कोई अचानक से बड़ा काम मिलना, और यहाँ पे आपके बिजनेस की जो पहचान है वो बढ़ेगी, बिजनेस की का जो नाम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद 11 मार्च से आपके जो सप्तमेश है यानी कि बृहस्पति, वो मार्गी हो जाएंगे। तो जो रुकावटें आ रही थी वो 11 मार्च के बाद बहुत कम होंगी, और 2 जून के बाद तो जो उनका गोचर होगा आपके लाभ स्थान में, ये तो अति शुभ है, क्योंकि वो लाभ स्थान में आकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, मीन को, और यहाँ पे आपका जो ग्रोथ ऑफ बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई स्कोप खुलेंगे, एक्सपेंशन का मौका मिलेगा, पार्टनरशिप का मौका मिलेगा, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाएंगे, नए सर्विसेज लॉन्च कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। और इवन 8 जून से 4 जुलाई में तो शनि गुरु और शुक्र साथ में बैठेंगे। ये क्योंकि शुक्र आपके धनेश हैं और बृहस्पति आपके सप्तमेश हैं, और
कारक भी है बिजनेस के, तो ये एक भावेश कारक के साथ में बैठना, यानी कि बिजनेस में कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कुछ लॉन्ग टर्म काम करने का मौका आपको मिल सकता है। 18 सितंबर को जो नीच भंग बनेगा वो बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आपके सप्तम भाव के स्वामी यानी कि गुरु शुक्र खुद इन्वॉल्व होंगे। नीच भंग कब बन रहा है आपका? 18 सितंबर से 31 अक्टूबर। मंगल नीच के होंगे तो गुरु उच्च के होंगे, क्योंकि इसमें सप्तमेश इन्वॉल्व है। तो आपका कोई बहुत बड़ा लीगल इशू, कोई बहुत बड़ी रुकावटें, या आप बहुत टाइम से कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य यहाँ पे आपके बहुत आराम से परिपूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद कब इंपॉर्टेंट टाइम बनेगा? केतु। केतु क्या करेंगे? साल के अंत में बृहस्पति आपके यहाँ पे आ जाएंगे, मंगल तो आगे जा चुके होंगे कहीं पे, केतु आ जाएंगे 8 दिसंबर को लाभ स्थान में। तो क्योंकि वो सप्तम को देखेंगे और शनि भी होंगे, तो साल के अंत में कुछ बहुत बड़ा चेंज, स्पेशली टेक्निकल टर्म्स में, काम को बदलने के टर्म्स में, और कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन करने के टर्म्स में आपको बिजनेस में प्राप्त होगा। तो ये वर्ष बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। नेगेटिव पॉइंट्स, 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री होंगे, तो ये टाइम है जहाँ पे रुकावटें बहुत आएंगी। शनि मंगल की युति सप्तम भाव, शनि और मंगल की युति सप्तम भाव में होगी 2 अप्रैल से 11 मई। यहाँ पे मंगल का आना, और मंगल का आना बुरा नहीं है, लेकिन मंगल शनि का यहाँ पे आना, शनि सप्तम से 12वें के स्वामी है। मैन पावर की प्रॉब्लम, मशीनरी की प्रॉब्लम, मशीनरी खराब हो जाना, प्रोडक्ट्स खराब हो जाना, ये सब यहाँ पे आ सकता है। लीगल ट्रबल्स भी थोड़े से आ सकते हैं। बुध जो कि लग्नेश है वो 26 फरवरी से 21 मार्च, 29 जून से 24 जुलाई और 24 अक्टूबर से 13 नवंबर, इस कालखंड में वो वक्री रहेंगे। लग्नेश है, सप्तम से सप्तम के स्वामी हैं, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स अचानक से आ सकती हैं। वक्री बुध बहुत प्रॉब्लम्स देते हैं लोगों को। लोग, हम बड़े बड़े ग्रहों के पीछे भागते हैं। मैं कई बार बताता हूँ, वक्री बुध, आप वो पीरियड देखिए जब बुध वक्री होता है, आप खुद कितनी गलतियां करते हैं ऑब्जर्व कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है। कभी रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट से बात होती, कंसल्टेशन लेती रहती हैं वो, तो उन्होंने बोला कि हाँ अभी वक्री होते हैं तो मेरे को लगता है, और मेरे को इतना अच्छा लगता है कि लोग वीडियो देख के इतना समझते हैं। वो कह रहा है कि जब भी वक्री होता है तो मुझे मेरी कम्युनिकेशन में, मेरी बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम दिखती है, और ये सत्यता है। फिर गुरु शुक्र वक्री हो जाएंगे 3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक, क्योंकि वो धन स्थान के स्वामी है तो लॉसेस हो सकते हैं। फिर साल के अंत में बृहस्पति खुद वक्री हो जाएंगे 13 दिसंबर। बहुत बड़ा कोई नुकसान साल के अंत में हो सकता है। कौन से एरियाज राइज करेंगे? मैन पावर का काम है आपका, कंस्ट्रक्शन का काम है आपका, मैन्युफैक्चरिंग एविएशन से जुड़ा काम है, स्पेयर पार्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का काम है, मेडिकल कोई काम है आपका, मेडिकल फील्ड से एज ए डेंटिस्ट आप काम करते हैं, आपकी अपनी सर्विसेज हैं, डाइटिशियन है आप, या कुछ रिलीजन से संबंधित आपके प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे आपको ना इंस्पिरेशन मिलेगी, कमिटमेंट आपकी बढ़ेगी, पावर आपकी बढ़ेगी बिजनेस में, टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। जो चीज़ें अनिश्चित थी वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। अब आपको ट्रस्ट बढ़ेगा, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है, नए पार्टनर्स, नए इन्वेस्टर्स बिजनेस में मिलते हुए दिख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये ऐसा वर्ष है जहाँ पे आपकी बहुत लंबी प्लानिंग जो थी ना, जो काम नहीं कर पाती, प्लान आप कर रहे थे लेकिन काम नहीं कर पा रही थी, वो प्लानिंग अब आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और बहुत अच्छे सेलिब्रेशन के मोमेंट्स आपको कई बार इस वर्ष में देखने को प्राप्त होंगे। तो वर्ष कई एरियाज में अच्छा है। अब बात करते हैं विवाह के योग। विवाह के योग बन रहे हैं, नहीं बन रहे इस वर्ष? बिल्कुल बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति जब जून में यहाँ पे आएंगे फिर तो बहुत ही अच्छा टाइम है। वहाँ से तो बहुत शुभ 3-4 महीने, या जून से लेकर अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने बहुत अच्छे हैं। इससे पहले की भी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान डाल लेते हैं। 2 मार्च से 26 मार्च शुक्र सप्तम में होंगे। ये क्यों अच्छा है? क्योंकि एक तो कारक है वो विवाह के, और वो सप्तम में उच्च की अवस्था के हैं, स्थान बल प्राप्त किए हुए हैं, और 2 त्रिकोणों के स्वामी का संगम हो रहा है, 2 राजयोग सप्तम में, तो सप्तम भाव बहुत बली हो गया, तो ये विवाह का योग बनता है। एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये मैं मुहूर्त नहीं बता रहा, मुहूर्त अलग चीज़ होती है, ये वो टाइम है जब विवाह वगैरह जब पक्का हो जाता है। 11 मार्च से 2 जून डायरेक्ट नहीं है, लेकिन सप्तमेश यहाँ पे मार्गी हो जाएंगे,
तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, कहीं बातचीत ऑलरेडी चल रही थी, वो आपकी बातचीत बनना शुरू हो जाएगी। और 2 जून से 31 अक्टूबर ये तो आपका पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे गुरु आपके पंचम 11वें घर में आ जाएंगे और आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जहाँ पे आपके सप्तमेश खुद बैठे हुए हैं, सॉरी, जहाँ पे आपके जो पंचमेश हैं खुद बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए अच्छा योग बनता है? एक तो विवाह का नॉर्मल योग बन रहा है, और क्योंकि पंचमेश भी हैं, जो लोग रिलेशनशिप से मैरिज लाइफ की तरफ जाना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। 11वां भाव मैरिज से बहुत रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि सप्तम से त्रिकोण है और ये वृद्धि का भाव है। जब भी हम विवाह करते तो हमारे जीवन में कोई आता है ना, इसलिए 11वां भाव या 11वें भाव की विशेषता भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो गुरु तो उच्च के हैं, सप्तमेश है, सप्तमेश का उच्च का होना ही बहुत अच्छा है, और उनका सप्तम को देखना विवाह के लिए अच्छा, और पंचम सप्तम का कनेक्शन जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद 8 जून से 14 जुलाई, ये जो सॉरी 8 जून से 4 जुलाई, 14 नहीं 4 जुलाई, यहाँ पे शुक्र और बृहस्पति साथ में होंगे। अब ये फिर से ज्योतिष का एक नियम है कि भावेश और कारकेश अगर साथ में होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे भावेश कौन है? बृहस्पति। कारकेश कौन है? शुक्र। और गुरु उच्च के हैं, और यहाँ से गुरु शुक्र की ऊर्जा लेकर सप्तम को देखेंगे, ये बहुत अच्छा है। और 1 अगस्त से 2 सितंबर यहाँ पे शुक्र स्वयं लग्न में होंगे, तो कारक है और सप्तम को उनका देखना। तो 1 अगस्त से 2 सितंबर, 1 अगस्त टू 2 सितंबर बहुत अच्छा योग है। और फिर 18 सितंबर से 31 अक्टूबर, ये क्यों विशेष है? ये सबके लिए बहुत अच्छा योग नहीं होगा, सबके लिए ये बहुत अच्छा योग नहीं होगा। लेकिन अगर आप रीमैरिज करना चाहते हैं, भाई पहला विवाह आपका नहीं हो रहा, नहीं सॉरी खत्म हो गया, पहला विवाह नहीं हो रहा, नहीं ऑब्वियसली रीमैरिज में एक तो हुआ होगा, पहला विवाह खत्म हो गया, डाइवोर्स हो गया, आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, आपको रिश्ते नहीं मिल रहे थे या बात बन ही नहीं रही थी, क्योंकि नीच भंग बना हुआ है तो नॉर्मल नहीं, लेकिन लेट्स से कि लेट एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। खैर मैं हमेशा कहता हूँ कि एज नहीं देखनी चाहिए आपको। जब पार्टनर आज के टाइम में अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए तो लगता है कि भाई इनके साथ बिता सकते हैं टाइम। आजकल बहुत लोग पीयर प्रेशर में भी शादी कर रहे हैं, 30-32 के हो गए, पार्टनर अच्छा नहीं मिला, कोई एक अच्छा चीज़ें लगी, हाँ चलो भाई शादी करनी ही है, स्टेटस डालना ही है, सबकी हो रही है, वो जल्दी शादी कर लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिए। अच्छा ये टाइम जैसे मैंने कहा ना, जो लेट्स से कि रीमैरिज करनी है, आपको सेकंड मैरिज करनी है, एज ज़्यादा हो चुकी है एज पर सोसाइटी नॉर्म्स, या बहुत टाइम से विवाह लंबित हो रहा है, बहुत टाइम से विवाह विलंबित हो रहा है, तो उन लोगों के लिए योग बहुत परिपूर्ण बनता है। तो ये वो कालखंड है जहाँ पे आपका विवाह का योग बहुत अच्छा बन रहा है। अब बात करते हैं संतान योग की, कि क्या संतान का योग बन रहा है इस वर्ष? बन रहा है, बहुत अच्छे प्रकार से बन रहा है। गुरु उच्च के हो जाएंगे, ये ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। लेकिन कि वर्ष ऐसा भी है जहाँ पे जो लोग मेडिकल हेल्प से संतान प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है। सबसे पहले गुरु वक्री रहेंगे 11 मार्च तक, और क्योंकि छठे घर को देख रहे होंगे तो ये मेडिकल हेल्प से संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इवन जैसे कुछ महिलाएं एग फ्रीज वगैरह करवाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि अभी एग फ्रीज हो जाए, बाद में जैसे प्रोसेस कर सकते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा टाइम है। और अगर आप मेडिकल हेल्प से IVF आदि से संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो उनके लिए बहुत अच्छा ये सुनहरा टाइम रहेगा 11 मार्च तक। 2 जून को बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे आपके लाभ स्थान में। ये तो बहुत सुंदर योग है, बहुत अच्छा योग है, क्योंकि पहला तो उनका खुद, क्योंकि कारक है, उनका बहुत अच्छे भाव में आना अपने आप ही संतान योग बनाता है। फिर वो पंचम भाव को देखेंगे, संतान का भाव, फिर वो पंचमेश को देखेंगे, शनि को। बहुत सुंदर योग है। फिर से भावेश और कारकेश का मिलन हो गया ना, तो ये तो बहुत पोटेंट टाइम है, बहुत पोटेंट टाइम है। एग्जॉल्टेड है, अच्छे स्थान में है। इवन कुछ लोग जिनको छोटी मोटी भी प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ा इशू नहीं है, उनको भी यहाँ पे बहुत लाभ मिल सकता है। 8 जून से 4 जुलाई ये एक बीच में कालखंड आएगा जो और भी विशेष है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। शुक्र यहाँ पे गुरु के साथ होंगे। 2 गुरु, एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। शुक्र में बहुत शुभता है। मैं कई बार बोलता हूँ आजकल के जो सो कॉल्ड
रील वाले जो ज्योतिष है ना, वो शुक्र को केवल, और इवन जो उपाय भी बताते हैं कि शुक्र के लिए शराब पी लो, मूर्खता, मूर्खता, अति मूर्खता। शुक्र थे कौन उनको जानिए, आप केवल उनको सेक्स और शराब से रिलेट करते हैं कि शराब पी लो तो शुक्र अच्छे हो जाएंगे। अरे सत्य, बहुत कभी कभी तो रोना आता है कि आजकल ज्योतिष का स्तर क्या गिर गया है, और लोग उनके पीछे भागते हैं कि भैया रातों रात जीवन बदल जाएगा। उन्हीं का बदल रहा है, आप में से किसी का नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे गुरु शुक्र की युति हो रही है और वो पंचम भाव को देख रहे हैं, बहुत अच्छा योग है। और क्योंकि शुक्र भाग्येश है तो ये भाग्य का साथ मिलेगा। दो सबसे शुभ ग्रह जब पंचम को देखेंगे तो मैंने कहा ना 2 जून से 31 अक्टूबर तो टाइम अच्छा है ही, लेकिन इसके बीच में ये 8 जून से 4 जुलाई और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है संतान प्राप्ति के लिए, कंसीविंग के लिए, गर्भ धारण के लिए। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर नीच भंग बनेगा। अब ये फिर से नॉर्मल कंसीविंग के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कि अगर आप कहें कि इस पीरियड में कंसीविंग का ट्राई करें तो बहुत अच्छा टाइम नहीं है। लेकिन जब नीच भंग बनेगा तो फिर से मेडिकल हेल्प द्वारा संतान प्राप्ति के लिए अच्छा टाइम है। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर। फिर पुनः बृहस्पति 12वें घर में चले जाएंगे, ये भी विद मेडिकल हेल्प संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा। तो ये वर्ष जैसे मैंने कहा दोनों के लिए ही मौके हैं, नेचुरल एज वेल एज मेडिकल हेल्प के द्वारा कंसीविंग यहाँ पर हो सकती है। चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। रिलेशनशिप के लिए वर्ष थोड़ा ठीक है, 2-3 एरियाज हैं ऑफ कंसर्न, लेकिन वैसे देखा जाए तो जो रिलेशनशिप के हिसाब से जो वर्ष है आपका ठीक ही है। शुरुआती भाग में थोड़ा केयरफुल रहेगा, जनवरी से फरवरी से मार्च तक मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे जनवरी में यहाँ पे पंचम भाव में बहुत सारे ग्रह होंगे, जिसमें मंगल भी होंगे तो उग्रता बुध के साथ होंगे, सूर्य भी होंगे, शुक्रास्त भी रहेंगे कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे दिक्कत रहेगी। फिर पंचम से दूसरे में ही आएंगे सारे ग्रह धीरे धीरे करके, पहले शुक्र आएंगे, फिर सूर्य, फिर मंगल भी आ जाएंगे फरवरी के महीने में, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। और फिर मार्च में बहुत जैसे मंगल शुक्र का यहाँ पे आ जाना शनि के साथ, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 2 अप्रैल को मंगल पंचमेश के साथ आ जाएंगे शनि के साथ, तो ये मान के चलिए जनवरी के मध्य से अप्रैल तक बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। जून से चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु 11वें घर में चले जाएंगे और वो आपके पंचम भाव को देखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से जैसे मैंने कहा ना, यहाँ से चीज़ें काफ़ी बेटर होना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो गुरु हैं वो आपके पंचमेश को भी देखेंगे, तो पंचम और पंचमेश दोनों को देखना ये रिलेशनशिप को स्टेबल भी करता है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट करता है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी लाता है। और इवन पंचम सप्तम का कनेक्शन विवाह का भी योग बनाता है, कि आप अगर विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये योग बहुत अच्छा बन जाता है। तो एक प्रकार से अति सुंदर योग है, इसका लाभ उठाइएगा। साल के अंत में केयरफुल आपको रहना है, क्योंकि वर्ष के एकदम अंत में राहु केतु का गोचर हो रहा है, और राहु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 7 या 8 दिसंबर को। तो यहाँ पे सडनली साल के अंत में कुछ लोगों के बीच में रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, वरना जैसे मैंने कहा मध्य भाग के बाद से रिलेशनशिप के लिए अच्छा टाइम है। विशेष प्रेडिक्शन, ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे आपको एफर्ट्स डालने हैं, आपको सपोर्ट करना है अपने पार्टनर को, और उनको फ्रीडम भी देनी है। मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़िए, बहुत आगे का भी विचार मत कीजिए और बहुत पीछे का विचार मत कीजिए। चेंजेस आ रहे हैं, दोनों के ही जीवन में आ रहे हैं, उसको समझिए, पेशेंस रखिए, ट्रैवल करिए अपने पार्टनर के साथ, मन को थोड़ा सा उत्साह से भरिए, रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए एक दूसरे की, कम्युनिकेशन बेटर कीजिए। कुछ भी इजी नहीं रहता आज के टाइम में रिलेशन में, तो उस पर एफर्ट करना पड़ता है। अपने पार्टनर की ज़रूरतों को समझिए और अपनी ज़रूरतों को भी उनको समझाने की कोशिश। कभी कभी क्या होता है, एक पार्टनर बहुत डिमांडिंग होता है और जो दूसरा पार्टनर है वो बहुत केयरिंग, बहुत गिविंग होता है, तो ये असंतुलन बन जाता है जो कुछ टाइम तक काम करेगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि उस व्यक्ति को कभी ना कभी तो रियलाइज होगा कि भैया मेरे को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। तो ये वर्ष ठीक है, लेकिन जो मैंने कुछ कालखंड बताए हैं यहाँ पे केयरफुल रहने की भी आवश्यकता है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कठिन वर्ष है, कष्टकारी वर्ष है। कुछ पीरियड आएगा जहाँ पे चीज़ें बेटर हो सकती हैं, लेकिन वर्ष का अंत तो जाते जाते बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सप्तम भाव में शनि, ऑलरेडी बहुत लोगों के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, और सप्तमेश गुरु मार्च तक वक्री, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। थोड़ा ग्रहों के गोचर की तरफ चलें तो मंगल यहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी राहु यहीं पे होंगे, गलत दिखाए हुए,
मंगल यहाँ पे आ जाएंगे आपके फरवरी में, सप्तम से 12वां भाव है, तो यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। मंगल शनि की युति होगी 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल से करीबन 45 दिन तक। यहाँ पे तो क्योंकि यहाँ से मंगल दोष भी स्टार्ट हो गया, और फिर उसके बाद 45 दिन बाद मई में फिर से मंगल अष्टम में जाएंगे, तो बहुत स्ट्रांग मंगल दोष बन रहा है। तो ये वर्ष का शुरुआती भाग बहुत कठिन है मैरिड लाइफ के लिए। शुरू से ही जनवरी से ही आप देखेंगे बहुत लड़ाई झगड़े, पंचम में इतने सारे ग्रह जो कॉन्फ्लिक्ट्स कराएगा, परसेप्शन अलग हो जाएगी और चीज़ें बिगड़ती ही जाएंगी। हाँ, थोड़ा रिलीफ कब मिलेगा? थोड़ा रिलीफ मिलेगा जून जुलाई में रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति राशि बदलेंगे और कर्क में आ जाएंगे। अब यहाँ पे रिलीफ क्यों है? क्योंकि वो अपने ही भाव को देखेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएंगे। लेकिन 27 जुलाई को फिर से शनि वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स दिख रही है। जुलाई के बाद फिर से दिक्कतें रहेंगी। नीच भंग जो मैंने कहा था कि कई चीज़ों में अच्छा रिजल्ट देगा, यहाँ पे क्योंकि मंगल नीच के सप्तमेश के साथ ही हैं, कुछ लोगों के तो इवन बहुत सडन सेपरेशन की तरफ 18 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में जा सकते हैं। और वर्ष का अंत भी देखें तो सप्तमेश गुरु आपके 12वें घर में चले जाएंगे 31 अक्टूबर से, 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। और केतु का भी लाभ स्थान में आना और सप्तम को देखना वर्ष के अंत में 8 दिसंबर से, जहाँ पे शनि ऑलरेडी विद्यमान है। अब सप्तमेश 12वें घर में वक्री हो जाएंगे और सप्तम पर शनि। कुछ लोगों का तो इवन जैसे जो बिल्कुल एकदम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, वर्ष के अंत में भी सेपरेशन की तरफ जा सकते हैं, मतलब जिन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया कुछ नहीं हो रहा। तो ये वर्ष मैरिड लाइफ के लिए, तो वैसे मैंने कहा था, अभी मैं देख भी रहा हूँ कि कहीं जो मैरिड लाइफ की कुंडलियाँ आती हैं उसमें शनि जिनके सप्तम यानी कि कन्या वाले जो जातक हैं या केतु आदि का प्रभाव, उनकी ज़्यादा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये वर्ष बहुत इजी नहीं रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, ये वर्ष रियलाइजेशन का है। कई लोगों को रियलाइज़ होगा कि गलतियाँ बहुत हैं, और कई लोगों को ये भी रियलाइज़ होगा कि शायद अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। एक टाइम आता है जब हमें लगता है कि बस अब चीज़ें बियॉन्ड रिपेयर है। थोड़ा ध्यान भी भटकेगा, बिटरनेस बहुत रहेगी दोनों के बीच में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोनों के ही मन में ना चीज़ों को ठीक करने का नहीं रहेगा, वो भावना नहीं रहेगी। कई ऐसे मौके आएंगे जब ब्रेकिंग पॉइंट होगा कि ख़त्म ही करना है, क्लैरिटी की कमी रहेगी, दोनों ही अलग पॉसिबिलिटीज़ ढूंढेंगे, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहेगा। और जैसे मैंने कहा, कई ऐसे मौके हैं इस वर्ष में जहाँ पे शायद मन में अब आए कि अब और नहीं सहा जा सकता। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ष तो नहीं दिख रहा। अब ऑब्वियसली जिनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, दशा ठीक से, उनको बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए ये बहुत संघर्षपूर्ण वर्ष रहेगा वैवाहिक जीवन के संदर्भ में। अब बात करते हैं सावधानियों की। सबसे पहले जो वर्ष का शुरुआती भाग है जनवरी, बहुत सारे ग्रह आपके चौथे घर में रहेंगे, तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स आदि के योग बनते हैं, थोड़ा केयरफुल रहेगा। फरवरी में आपके बुध भी, लग्नेश भी वक्री हो जाएंगे, तो जनवरी फरवरी बहुत केयरफुल रहेगा। शनि मंगल की युति बनेगी आपके सप्तम भाव में, मारक भाव है, और यहाँ पे शनि और मंगल की युति काफ़ी विस्फोटक हो सकती है, डाउनफॉल आ सकता है, इमेज खराब हो सकती है, एक्सीडेंट्स के योग फिर से बनते हैं क्योंकि मंगल लग्न को देखेंगे और मंगल छठे भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। 11 मई से 21 जून इस पीरियड में आपके अष्टमेश मंगल अष्टम भाव में ही होंगे, तो अष्टम भाव स्ट्रांग हो गया यानी कि अनिश्चितता बढ़ेगी, फिर से ये सडन इंजरी, सडन एक्सीडेंट्स का योग बनाती है, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहेगा। 27 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे, और ये वक्री शनि आपके लग्न भाव को देख रहे हैं और छठे घर के स्वामी हैं। कई चीज़ें अटकेंगी, कई काम अटकना शुरू हो जाएंगे, उदासीनता जीवन में आ जाएगी, इमोशनल लाइफ भी खराब होगी, फैमिली लाइफ भी खराब होगी। बुध वक्री होंगे 26 फरवरी से 11 मार्च। कहाँ पर वक्री होंगे? आपके छठे घर में, तो कुंभ में, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज या सडन लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती है। 29 जून से 24 जुलाई में वो कर्क में वक्री होंगे यानी कि लाभ स्थान में। पैसे का नुकसान, कुछ बहुत भारी नुकसान होना, कोई बहुत बड़ा काम अटक जाना होते होते। और वो 7 जुलाई को इसी पीरियड में 29 जुलाई जून से 24 जुलाई के बीच में वो वक्री तो रहेंगे, लेकिन 7 जुलाई को वो पतित भी होकर 10वें घर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे करियर में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य ग्रहण लगेगा कर्क में अगस्त में, आपके
11वें भाव में, तो ये भी दिखा रहा है कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस या सरकारी बाधा। और 13 दिसंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे 12वें घर में, जो अचानक से डाउनफॉल करवा सकते हैं, अचानक से गुप्त शत्रुओं को एक्टिवेट कर सकते हैं और अचानक से बहुत हेल्थ कंसर्न भी दे सकते हैं। तो ये एरियाज हैं जहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। अब चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, 2-3 एरियाज ऑफ कंसर्न है। सबसे पहले शुरुआती भाग में आपके चौथे भाव में बहुत सारे ग्रह रहेंगे और वक्री गुरु जो आपके मार्गेश हैं वो भी देखेंगे, शनि भी देख रहे होंगे जो छठे घर के स्वामी हैं। तो ईयर के स्टार्ट में जनवरी फरवरी मान लीजिए, यहाँ पे स्पेशली जनवरी में चेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, ईएनटी की प्रॉब्लम, कफ रोग और ब्रीदिंग से अगर आपको जैसे ब्रोंकाइटिस आदि या एस्थमा है तो बहुत केयरफुल रहिए। और इस पीरियड में आपको जिनको कार्डियक इश्यूज हैं उनको तो बहुत सचेत रहना है। इसके बाद जैन के मध्य से यहाँ पे सारे ग्रह आ जाएंगे। फिर फेब मार्च तक पंचम छठे भाव में बहुत ग्रह रहेंगे। यहाँ पे भयंकर स्टमक इश्यूज आपको तंग करेंगे। 2 अप्रैल से 11 मई यहाँ पे शनि और मंगल का योग होगा सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव मारक है, मंगल अष्टमेश है, शनि छठे घर के स्वामी है, दोनों लग्न को देख रहे हैं। तो यहाँ पे दोबारा बीपी के इश्यूज, नर्व्स की प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, किडनी के रोग और इन्फ्लेमेशन और बहुत ज़्यादा एसिडिक प्रॉब्लम जैसे एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ना। 11 मई से 21 जून यहाँ पे मंगल ही अष्टम भाव में होंगे, तो ये इंजरी सर्जरीज का योग बनाते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा था। और ये बीपी के इशू, इंटेस्टाइनल इश्यूज, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम। 2 जून से बृहस्पति 11वें घर में आ जाएंगे कि डायबिटीज, वेट गेन, ईएनटी, थ्रोट की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम। और फिर साल के अंत में 31 अक्टूबर से 12वें घर में गुरु, ये पैरों के रोग, लिवर के रोग, स्प्लीन की प्रॉब्लम और सडन सर्जरीज की तरफ इशारा करता है। तो ये वर्ष इन एरियाज में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, वर्ष बहुत अच्छा है, स्पेशली गुरु के कारण ये वर्ष बहुत शुभ आपका जाएगा। शुरुआती महीनों की बात करें तो आपके पंचम में मंगल आ जाएंगे 16 जनवरी को। फिर फरवरी में वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जनवरी फरवरी मार्च तक का महीना कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। 2 जून को बृहस्पति का गोचर होगा, ये आपके लिए बहुत लाभान्वित करने वाला एक योग होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम भाव को भी देखेंगे उच्च की अवस्था में और पंचमेश को भी देखेंगे। 2 जून के बाद कुछ बड़ा एग्ज़ाम है आपका, एडमिशन, जॉब ढूंढनी है, हर चीज़ में आपको लाभ मिलने वाला है। तो 2 जून के बाद से तो मान के चलिए कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय की प्राप्ति होगी। इवन कई कार्य आपके ना पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि आप मान के चलिए कि एक ज़मीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा 2 जून के पहले और 2 जून के बाद से, क्योंकि बृहस्पति जो उच्च की अवस्था के हैं वो आपके पंचम भाव और पंचमेश दोनों को देखेंगे। कुछ अचीवमेंट्स का टाइम है, सक्सेसफुल टाइम है। और वर्ष के अंत में राहु भी पंचम में आ जाएंगे, तो ये विदेश जाने का योग भी बच्चों के लिए अंत में बनाते हैं। वर्ष स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, इस वर्ष थोड़ा बैलेंस रखिएगा और ध्यान मत भटकने दीजिएगा। प्यार मोहब्बत की तरफ बहुत ध्यान जाएगा, जो बुरा नहीं है, लेकिन वही आपके जीवन का आधार नहीं बनना चाहिए। दूसरों से हेल्प लीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, को स्टडीज़, ग्रुप स्टडीज़ का ध्यान पर विचार कीजिए, बड़ा सोचिए, पेशेंस रखिए और अपने आप को नर्चर करिए, क्रिएटिव बनिए, कुछ अपने आप में ऐड ऑन करते रहिए स्किल्स। गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है एट मैनी स्टेजेस, लेकिन ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे वर्ष के मध्य भाग के बाद एक बहुत फ्लो अच्छा आपको अपने स्टडीज़ में मिलेगा। कई नई चीज़ें सीख पाएंगे, धन कमाने के भी मौके देख रहे हैं, यानी कि जो बच्चे जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी अच्छा, और अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी वर्ष अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ष के मध्य भाग के बाद आप बहुत इंस्पायर्ड फील करेंगे और बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वर्ष दिख रहा है। अब उपाय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सामान्य उपाय, ये आपको 4 बुधवार करने हैं वर्ष के एंड, इस 2025 के एंड में या जनवरी में कभी भी उपाय कर सकते हैं। आपको 4 बुधवार गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक करना है,
सिंदूर अर्पण करना है, दुर्वा अर्पण करने हैं, मोदक और 4 प्रकार के फलों का भोग लगाकर 11 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं गणपति जी को। और गणपति जी के मंदिर में आपको चावल का दान करना है, वृद्धाश्रम में कुछ दान करना है और वृक्षारोपण करना है। कहीं पे भी कोई भी वृक्ष पौधा लगाइएगा, घर में लगा लीजिए, कहीं वृक्ष लगा लीजिए, बड़ी ज़मीन है तो। ये उपाय 4 बुधवार करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। सेहत के लिए क्या उपाय करने हैं? ये उपाय आपको 2 सोमवार करने हैं। आपको एक पात्र में दूध, सफ़ेद तिल, काले तिल, जौ, शहद और इलायची के कुछ दाने, इससे शिवलिंग का अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है। फिर आपको महादेव को तली हुई मिठाइयों का भोग लगाना है 2 प्रकार की, और 2 प्रकार की दूध की मिठाइयों का भोग लगाना है। एक 4 मुखी घी का दिया अर्पण करना है जिसमें कुछ लौंग के दाने हों, 4 से 5 दाने काफ़ी रहेंगे। और वहीं पर बैठकर ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र और रुद्र गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। शक्कर का दान भी महादेव के मंदिर में कीजिएगा। चलते हैं धन व्यापार आदि के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। आपको ये उपाय 2 अमावस्या को करना है। लक्ष्मी जी को आपको 2 प्रकार के व्यंजन, कोई भी अब बात करते हैं धन व्यापार आदि के लिए कौन सा उपाय करें। नौकरी के लिए क्या क्या उपाय करें जिससे थोड़ा सा श्रेष्ठता मिले। आपको 2 अमावस्या को इस उपाय को करना है। आपको 2 प्रकार की दूध की मिठाई का भोग लगाना है लक्ष्मी माता को, और गुड़ से बनी खीर का भोग लगाना है। 4 घी के दिए जिसमें सुपारी डली हो, 1 सुपारी का दाना डाल लीजिएगा। ये सब करके 8 बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए और एक कमल का फूल भी अर्पण कीजिए माता को। इससे बहुत परिपूर्णता आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं प्यार और वैवाहिक जीवन के लिए क्या उपाय करें, घर में समृद्धि बनी रहे इसके लिए क्या उपाय करें। 2 शुक्रवार इस उपाय को करना है। आपको शिवजी और पार्वती माता का पंचामृत से और गुलाब जल से अभिषेक करना। दोनों को साथ में मिला सकते हैं या फिर पहले पंचामृत से अभिषेक करें फिर गुलाब जल से अभिषेक करें। फिर वहीं पर आपको 1 घी का दिया जिसमें कुछ जौ के दाने और कुछ इलायची के दाने हो, बड़ा दिया एक वहाँ पे अर्पण करके आइएगा। आपको दुर्गा जी के मंदिर में नारियल चढ़ाने हैं 2 शुक्रवार, उस पर सिंदूर का तिलक हो और एक लाल डोरी बांधी हो, कलावा बांध सकते हैं। और दुर्गा जी के ही मंदिर में आपको इत्र, अगरबत्ती और घी का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।